चलिए वेरी गुड मॉर्निंग। बस वही अपने इनकम टैक्स से स्टार्ट कर रहे हैं हम। बेसिक रूल्स आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। रेसिडेंशियल टैक्स लायबिलिटी की एक्सरसाइज सकलेचा सर की बुक का एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन है। क्वेश्चन से असेसी हैं मिस्टर पीयूष मेहता की फाइनेंशियल ईयर यानी गत वर्ष 19-20 यानी वो इनकम जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20 तक, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, ठीक है, 2020 तक जो उन्होंने अर्न की है उसकी इनकम पर टैक्स हम असेस कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2021 में। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर पीयूष मेहता इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। पीयूष मेहता की गत वर्ष 2019-20 की आय का विवरण इस प्रकार से है। तो असेसी वही तीनों कंडीशन में पूछेंगे कि साहब यदि वो साधारण निवासी है, असाधारण है या फिर अनिवासी हैं तो उसकी कितनी अमाउंट, कौन सा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा, या टोटल इनकम निकालो। टोटल इनकम चूँकि अभी हम डिडक्शंस वाले चैप्टर पे नहीं आए हैं तो यहाँ पर वैसे जनरली होता है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस इक्वल्स टू टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ टोटल इनकम की मीनिंग जो है वो टैक्सेबल इनकम से ही है। क्लियर है ये? चलिए, फर्स्ट वन इज लिखा है एग्रीकल्चरल इनकम इन कानपुर इंडिया। कानपुर में जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम कृषि भूमि से आय प्राप्त हुई। किसको? मिस्टर पीयूष मेहता को, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना आपको कि एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ इंडिया या इन इंडिया, भारत की कृषि भूमि से प्राप्त आय ये कर मुक्त है। हालांकि आपको जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे कि एक लिमिट पे भी रहता है कि कितनी कर मुक्त है, लेकिन या किस कंडीशन में कर मुक्त है द एंटायर इनकम एग्जेम्प्टेड है, जिसके लिए वर्ड यूज़ करते। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि भारतीय कृषि आय कर मुक्त है, ठीक है, विदेश की कृषि आय नहीं। यदि मान लीजिए आपने कनाडा में एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जेम्प्टेड यानी कर मुक्त नहीं होगी। क्लियर है ये? अच्छा, यदि मान लीजिए कनाडा की एग्रीकल्चर इनकम है, यूएस की है, अदर कंट्रीज आउट ऑफ इंडिया की है, तो वो सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगी? ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि वो भारत के बाहर अर्जित है, भारत के बाहर प्राप्त है। एग्रीकल्चर इनकम कंट्रोल भी नहीं हो सकती इंडिया से, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ साधारण निवासी ने ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, ठीक है। चलिए, तो ये कृषि भूमि का एग्जेम्प्टेड है, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर ये पॉइंट हम लिखेंगे और फिर एग्जेम्प्टेड तीनों में कर सकते हैं या फिर तीनों में नील भी लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई द बिजनेस मैनेज्ड फ्रॉम लंदन। चेन्नई में कपड़े के व्यापार से इसका प्रबंध जो है वो लंदन से होता है, 30,000 अमाउंट है। अब देखिए, चेन्नई इंडिया में है, यहाँ पर अर्न तो इंडिया में कर रहा है असेसी, इसलिए ये तीनों ही कंडीशन भाई साधारण, असाधारण और अनिवासी तीनों ही कंडीशन में टैक्सेबल होगा, चाहे प्रबंध जो है इसका यानी मैनेज जो है, कंट्रोल है, वो इंडिया के बाहर से होता हो, ठीक है। तो ये 30,000 रुपये तीनों के लिए टैक्सेबल होंगे। द नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन जापान, इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन जापान, बनी सी बात है। आउट ऑफ दिस इनकम 50,000 रुपीज 50,000 ब्रॉट इन इंडिया। जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से आय, इसका मुख्यालय जापान में है, इस आय में से 50 रुपये भारत में लाए गए और ये टोटल इनकम है इनकी 1.5 लाख रुपये। अब इसको समझो, ये 1.5 लाख रुपये जो हैं भारत के बाहर अर्जित और भारत के बाहर प्राप्त हैं, ठीक है। आउटसाइड अर्न, आउटसाइड रिसीव्ड है, और ये कहीं इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि इसका बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से है।
तो ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ साधारण निवासी के लिए यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। कितने? 1.5 लाख रुपए। अच्छा, अब उसके बाद इसमें से 50,000 रुपये भारत में लाए गए। तो ध्यान से समझिए, कोई भी इनकम भारत में लाने से, इंडिया में लाने से, इंडिया की इनकम या इनकम टैक्स पर्पज से टैक्सेबल इनकम फॉर इंडिया नहीं कहलाती। भारत में आ जाने से कोई आय भारत की आय नहीं कहलाएगी, जब तक कि कुछ यदि मान लीजिए ऐसी कंडीशन दी हुई है कि जापान में अर्जित किया, अर्न किया और भारत में उस असेसी के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सीधे ट्रांसफर कर दिया या क्रॉस्ड चेक से। अभी वो भी बता देते क्रॉस्ड चेक क्या। क्रॉस्ड चेक यानी रेखांकित चेक से या रेखांकित धनादेश से के माध्यम से वो अमाउंट जो है वो असेसी के डायरेक्ट इंडिया में जो अकाउंट है उसका, उसमें ट्रांसफ़र हो गया। यदि ऐसा लिखा हो तो ये माना जाएगा कि बाहर अर्न की और रिसीव्ड इन इंडिया है, तो फिर तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है ये। लेकिन यदि भारत के बाहर अर्जित है, वहाँ पर रिसीव भी कर ली और फिर उसके बाद में जब असेसी साहब इंडिया आ रहे थे तो साथ में अपने रख के ले आए, तो इस कंडीशन में वो टैक्सेबल नहीं होगी। आ रहा समझ में? ठीक है। अब ये क्रॉस चेक क्या होता है, देखिए पहले इसको समझे जरा। हाँ, यदि मान लीजिए भाई जो असेसी का कहाँ पे है, जापान हेड ऑफिस है, और वहाँ से जो चेक आता है वो इंडिया के बैंक में और डायरेक्ट आ रहा है और डायरेक्ट डिपॉजिट किया जा रहा है। ठीक है, और कैसा चेक है ये? क्रॉस्ड यानी रेखांकित चेक है। अब ये रेखांकित चेक यानी क्या? तो मान लीजिए ये आपका चेक है, ठीक है, और इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे ये कोई सिंबल बना हुआ है जो चेक पे बैंक का सिंबल होता है, और फिर उसके बाद में लिखा है पेड टू और ये सब, फिर इसके बाद में अपने अपने सिग्नेचर वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर चलिए मान लीजिए सिंबल कुछ इधर पे बना हुआ, ठीक है, नहीं तो क्रॉस कहाँ पे करोगे? ठीक, चलिए अब ये जो है इस तरह से ये चेक है। अब आपने देखा होगा कि जब हम बैंक जाते हैं तो बैंक के एम्प्लॉय से कहते हैं कि साहब इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, चेक को या डिमांड ड्राफ्ट को या बैंकर्स चेक को क्रॉस कर दीजिए। तो क्रॉस मतलब कैसा है? ये नहीं कि काट पीट के बराबर कर दिया। क्रॉस का मतलब ये होता है कि क्रॉस करने का तरीका जो है किस तरह से होता है, जनरली क्या तरीका अपनाया जाता है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि साहब वहाँ पर अकाउंट पे ही लिख दिया जाए। ठीक है, आपने देखा होगा कि इस तरह से जो रहता है अकाउंट पे की एक ऐसी सील भी रहती है, बैंक के पास इस तरह की सील रहती है, और वो कहाँ लगाएंगे? इधर पर लेफ्ट पे। ठीक है, तो ये अकाउंट पे लिख दिया और 2 लाइनें खींच दी, या फिर सिंपली 2 लाइनें भी इस तरह से खींच दी जाएं तो ये माना जाता है कि वो क्रॉस कर दिया गया है। ये 2 तरीके ज़्यादा प्रचलन में है। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है? 2 लाइन खींचें और वहाँ पर एंड कंपनी लिख दिया जाए। ठीक है, जनरली ये यूज़ नहीं होता ये तरीका, क्योंकि ये 2-4 में से कोई भी एक या 2 तरीका आप कर सकते हैं यूज़। तो एंड कंपनी लिख दिया जाए तब भी मीनिंग इसकी रहती है कि ये क्रॉस किया गया है, या फिर 2 लाइनें खींची जाएं और फिर लिख दिया जाए नॉट नेगोशिएबल। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है। इसके अलावा बैंक पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 के रूल्स भी, प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए वो नॉट नेगोशिएबल वर्ड यूज़ किया गया है। शायद उसको हिंदी में लिखते हैं विनिमय साध्य नहीं या पराक्रम साध्य नहीं, इस तरह का वर्ड यूज़ होता है। तो इस तरह से नॉट नेगोशिएबल ये वर्ड यूज़ होता है, या एंड कंपनी लिख दिया जाए, लेकिन ज़्यादा तौर पर ये 2 लाइनें खींचना या फिर उन 2 लाइनें के बीच में
अकाउंट पे लिख देना, ये कहलाता है कि उस चेक को या डीडी को क्या किया गया, क्रॉस किया गया है। और क्रॉस की मीनिंग ये नहीं है कि आपने जो लिया और किसी भी साइड, यहाँ भी 2 लाइन और ये 2 लाइनें और 2 लाइन यहाँ भी आपने ड्रॉ कर दी, ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पे आपको 2 लाइनें ड्रॉ करनी, दैट मीन्स कि चेक आपका क्रॉस हो गया। और क्रॉस करने की मीनिंग क्या है या फिर क्यों किए जा रहा है, भाई बिना क्रॉस किए भी तो रह सकता था। तो वो इसलिए ताकि आपके उस चेक को सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए कि बैंक के काउंटर पर उसका पेमेंट नहीं होगा, वो डायरेक्ट जो है अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा। ठीक है, हर समझ में। तो इस तरह से यदि मान लीजिए आउटसाइड इनकम अर्न की और इंडिया में उस असेसी के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में वो चेक डायरेक्ट डिपॉजिट किया गया या क्रॉस चेक डिपॉजिट किया, ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको किसी क्वेश्चन में, तो वो क्या माना जाएगा, रिसीव्ड इन इंडिया, फर्स्ट टाइम रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में प्राप्त हुई। और बाहर अर्न की है, इंडिया में रिसीव्ड हुई, तो टैक्सेबल तीनों कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है ये। लेकिन बाहर प्राप्त की गई, वहाँ कुछ दिन रखी रही और फिर उसके बाद में जब असेसी आया तब अपने साथ में ले आया, तो ये मीनिंग रहेगी कि साहब आउटसाइड अर्न और आउटसाइड रिसीव्ड की गई है। भारत में आने से कोई आय भारत की आय नहीं हो जाती। समझ में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक के लिए टैक्सेबल है। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ईरान, ₹80,000। रुपीज बिजनेस इज कंट्रोल, लिखा ₹35,000 द इनकम फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज इंक्लूडेड। उस 80,000 रुपये में पहले तो ये कि ये ईरान में व्यापार से आए हैं 80,000 रुपये में, इसमें भारत द्वारा नियंत्रित व्यापार की आय 35,000 रुपये शामिल हैं। अब देखिए, ईरान आउटसाइड इंडिया ही है, तो आउटसाइड अर्न आउटसाइड रिसीव्ड सिर्फ पहले के लिए टैक्सेबल हो जाएंगे, वो आपके द एंटायर अमाउंट 80,000, 80,000 रुपये सिर्फ पहले वाले ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होंगे। समझ में। अच्छा, फिर उसके बाद में ये 35,000 का क्या, क्योंकि वो 80,000 में 35,000 इंक्लूड है ना, तो 35,000 किस कैटेगरी में आ जाएंगे, आउटसाइड अर्न आउटसाइड रिसीव्ड बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो ये दूसरे के लिए टैक्सेबल होंगे। मतलब 80,000 में चूंकि 35,000 इंक्लूड थे, इसलिए द एंटायर अमाउंट जो है वो आपने, चाहे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा शायद कैलकुलेशन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इसलिए बेहतर है पहले कॉलम में आप क्या लिखेंगे, 80,000, 80,000 रुपये। दूसरे के लिए क्या, क्योंकि वो बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया था, तो उसके लिए 35,000 ही टैक्सेबल होंगे। ठीक है। और थर्ड वन एनआर के लिए नील होगा, क्योंकि आउटसाइड एंड आउटसाइड रिसीव्ड यदि बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता है तब फर्स्ट 2 के लिए टैक्सेबल होता है, जैसे हमने टेबल में देखा था। और यदि मान लीजिए ये फ्रेज नहीं दिया कि आउट बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। ठीक है, चलिए, तो 80,000, 35,000 और लास्ट वन नील। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन सीलोन। सीलोन क्या, यदि आपने पुराने समय में कभी सुना हो ऐसा, वैसे मैं समझता हूँ कि चूँकि भी आपकी जब इस तरह से आता था ये सीलोन, तब शायद आप बहुत छोटे होंगे, या कभी आपने सुना हो कि हाँ सीलोन के नाम से एक बिनाका या सिबाका गीत माला आया करती थी रेडियो में। ठीक है, तो वहाँ पे सीलोन की मीनिंग क्या होती है, श्रीलंका। सीलोन मतलब क्या कहलाता है आपका, श्रीलंका, जैसे वर्मा यानी म्यांमार भी कहा जाता है। ठीक है, तो सीलोन क्या है, सीलोन ऐसे नहीं कि हमें इंडिया में कोई शहर का नाम है सीलोन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सीलोन से जो इनकम है, मतलब श्रीलंका की एग्रीकल्चर इनकम है, और डिपॉजिट भी जो है वहीं एक बैंक में जमा करते हैं। लिखा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन सीलोन एंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर 50,000, 50,000 रुपये श्रीलंका में उससे एग्रीकल्चर इनकम हुई है और वहीं एक बैंक में जमा करती।
अब आप देखिए, एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ इंडिया की ही एग्जेम्प्टेड है, यानी कर मुक्त है। तो बाहर की जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्सेबल होगी। ये वहीं बैंक में जमा कर दे, और यदि ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि वहीं बैंक में जमा की, तो आप ये एज्यूम करेंगे कि साहब वो वहीं बैंक में है या वहीं रखी हुई है। तो ये आउटसाइड अर्न आउटसाइड रिसीव्ड है। और इसे आप ये भी नहीं कह सकते कि श्रीलंका की एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से कंट्रोल हो रही है। ऐसा होगा क्या कि श्रीलंका में जो फसलें आ रही हैं वो इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई इस तरह से एग्रीकल्चर जो आपका कृषि का उत्पादन है वो इतना हो और इतना नहीं हो, या जो भी है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है वो इंडिया से कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो ये लाइन तो इसके लिए बिल्कुल फिट नहीं होगी। तो आउटसाइड अर्न आउटसाइड रिसीव्ड, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कितने 50,000 फर्स्ट वन यानी साधारण निवासी के लिए कर योग्य होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सुधीर, who is a non-resident paid interest on loan provided to him for business carried on in India। मिस्टर सुधीर जो कि एक अनिवासी हैं, उनको भारत में व्यापार करने के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज 28,000। अब देखिए, जिन्हें हमने लोन दिया उन्होंने हमें इंटरेस्ट दिया, तो ये हमारे लिए इनकम है। तो अब सुधीर निवासी हुआ निवासी, इस बात से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर ये जो कि भारत में व्यापार करने के लिए दिया गया, ये माना जाएगा कि इंडिया में अर्न हुई है और इंडिया में ही रिसीव्ड हुई है। तो ये 28,000 जो है तीनों तरह के असेसी के लिए टैक्सेबल होगी। क्लियर है ये? बस उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है compute his taxable income for the assessment year 2021 if he is number first ordinary resident, number 2 not ordinary resident, third one is non resident है। यानी ये भी वो करदाता साधारण निवासी है, असाधारण निवासी है या फिर अनिवासी है, उसकी इनकम यानी टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन करना है। तो बस यहाँ पे भाई कैलकुलेशन वैसे टेबल आपको बनाने हैं कि किस तरह से जो है, और फिर इसके बाद में और भी जो आप इसमें न्यूमेरिकल्स हैं सकलेटर सर की बुक में, तो उसे हम जो है इसमें पॉइंट जो है आपको रीड करके बता दें कि एक बार टेबल आप बन गई तो वो तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए तो यह क्या लिखना हमें, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर। ठीक है, तो ये हमने असेसी का नाम लिखना है। फिर नीचे क्या लिखना है, तो फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, यानी कर निर्धारण वर्ष के लिए। तो असेसमेंट ईयर क्या हमारा 2021, 2020 2021। इस तरह से जो है ये हम करने के बाद में क्या करेंगे, वही कॉलम ड्रॉ करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेट बनाया था। लेकिन लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि अमाउंट की जगह पे टिक किया था। ठीक है, लेकिन अब जो हमें टिक्की नहीं करनी है और अमाउंट को ही लिखना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम में आप टिक करके चले आएँ और आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको वही है, 3 कॉलम 3 तरह के असेसी, मतलब एक असेसी ये माना जाएगा कि यदि ऐसा हो, यदि वो साधारण निवासी हो, यदि वो असाधारण हो या फिर अनिवासी हो, तब कितना अमाउंट उसके लिए टैक्सेबल होगा। क्लियर है ये? चलिए आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लें सीरियल नंबर के लिए कि जो हमारा फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है या इनकम है उसकी, तो उसका 1 2 3 नंबर डाल दिया, कुछ नहीं से थोड़ा सा बस ठीक ठाक दिखने लगेगा। चलिए यहाँ पर ये हमें नंबर डाल दिए 1 2 3 के लिए, इससे हम कहते हैं विवरण यानी पर्टिकुलर्स। फिर 3 कैटेगरी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए फर्स्ट
लिखा है। अच्छा, इसमें आप लिखना क्या है, तो वही जो क्वेश्चन में लिखा हुआ आप उतार दीजिए उस लाइन को। तो फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर इनकम इन कानपुर इंडिया, बिल्कुल वही। ठीक, तो नंबर फर्स्ट इस तरह से एग्रीकल्चरल इनकम इन कानपुर, और साइड में इंडिया भी लिख दीजिए ताकि श्योर हो जाए कि अच्छा, अब ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं कि कानपुर कहाँ पर है, किस स्टेट में है। ठीक है, तो 23,000 है। तो यहाँ पे चूंकि इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्टेड है, तो इसे हम कहाँ लिख देंगे, अमाउंट में क्या लिख देंगे, एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड। तीनों ही तरह के एसएससी के लिए एग्जेम्प्टेड होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना आपको, हाँ, ऐसा नहीं है, हालांकि कुछ ऑथर्स ऐसा भी सॉल्व करते हैं कि वो हमने टेबल जो बनाई थी उसको उसमें कैटेगराइज किया कि ये फर्स्ट वाले में था, ये सेकंड में था, फिर ये फोर्थ में था, ये थर्ड में था, तब तक तो आपको बहुत वक्त जाया हो जाएगा। ठीक है, तो अब बेहतर है कि जिस तरह से पॉइंट्स दिए गए हैं पॉइंट्स लिखिए, और वो किस कैटेगरी में आता है उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अमाउंट कितना टैक्सेबल होगा वो अमाउंट फिट कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई। ठीक है, ये लिख लीजिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई। ठीक, अब उसके बाद में कंट्रोल लंदन से होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चेन्नई इंडिया में है। ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। तो अमाउंट कितना है, आप यहाँ पे वही उदय कुमार साहब का जो साइन दिया उन्होंने वो लिख दीजिए, रुपीस कितना है, अमाउंट है 30,000। चलिए, तो ये लिख दीजिए 30,000 और ये 30,000। क्लियर है। चलिए थर्ड, फिर उसके बाद में इनकम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन जापान। ठीक, इनकम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन जापान। आप चाहें तो पूरी लाइन भी लिख सकते, पूरी लाइन बढ़ाकर भी लिख सकते। ठीक है, चलिए, तो ये है 1,50,000 सिर्फ फर्स्ट के लिए टैक्सेबल होगा। ठीक है, बाकी में डैश कर दो तो ये नील आ जाएगा। फिर फोर्थ है, लिखा है ईरान वाला है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ईरान। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ईरान। ठीक है, और इसमें आप लिख दीजिए ₹35,000 included for the business which is controlled फ्रॉम इंडिया, या फिर कभी आपको बुक में इन इंडिया भी लिखा रहता है। ठीक है, तो 80,000 35,000 आ जाएगा। तो ये आ गया फर्स्ट वन के लिए 80,000। ये इस 80,000 में 35,000 इंक्लूड है, हालांकि आप इसको अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन बेहतर है इसको एक ही बार में आप लिखें। इसमें वो 35 भी शामिल है। देखें, इसमें आपने क्या किया, 35,000 जो है वो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाला है, तो वो भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा।
80,000 माइनस 35,000 आप कर दीजिए। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आउटसाइड अर्न आउटसाइड रिसीव्ड वाला है, तो वो भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। इसलिए आप बेहतर एक ही बार लिखें, ठीक है। मतलब कहने की अर्थ ये है कि ना तो आप खुद कंफ्यूज रहें और ना ही वैल्यूअर को कंफ्यूज करें, ठीक है। वैल्यूअर को भी पता है कि हाँ 80,000 टैक्सेबल होगा, तो वो राइट करेंगे। चलिए, तो 80,000 और 35,000 और थर्ड वन इज नील। फिर है नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम इन श्रीलंका या सीलोन। एग्रीकल्चरल इनकम इन, या फिर सीलोन भी लिख दीजिए आप। सीलोन का मतलब श्रीलंका से है। तो ये आउटसाइड अर्न आउटसाइड रिसीव्ड है, सिर्फ फर्स्ट के लिए टैक्सेबल होगी 50,000, ठीक है। सेकंड के लिए थर्ड के लिए क्या हो जाएगी ने। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, बिजनेस कैरिड इन इंडिया 28,000। आप चाहे तो वो पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिजनेस कैरिड इन इंडिया। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है एसएससी को, ये उसके लिए इनकम है। यदि एक्सपेंसेस होता तब हम नहीं लिखते, क्योंकि ये इनकम टैक्स है, एक्सपेंसेस टैक्स नहीं, ठीक है। एक्सपेंसेस को क्या करेंगे बाद में आप आगे देखेंगे, डिडक्शंस मिलते उसमें, या अलाउड एक्सपेंसेस के नाम से माइनस कर देंगे। चलिए, तो ये इनकम है इसके लिए एसएससी के लिए, जो इन्होंने मिस्टर सुधीर जो कि एक नॉन रेसिडेंट है उनको दिया। उन्होंने एसएससी ने मतलब लोन प्रोवाइड किया, मिस्टर सुधीर ने उनको इंटरेस्ट दिया। तो ये इंटरेस्ट एसएससी के लिए क्या है, इनकम। क्लियर। 28,000, तो ये 28,000 तीनों ही कंडीशन में टैक्सेबल होगी। आ रहा समझ में। बस अब चूंकि और अदर्स डिडक्शंस तो दिए नहीं है, तो बस आप टोटल कर लीजिए, ठीक है। और आप सामने क्या लिखेंगे, टैक्सेबल इनकम। तो ये वर्ड यूज हो रहा है, टैक्सेबल इनकम। चलिए, फर्स्ट का टोटल करें हम। चलिए, ये 180 तो वैसे ही देख रहे हैं, 30,000 प्लस 150 प्लस 80,000 प्लस 50,000 28,338, ठीक है। फर्स्ट टोटल आपका अकॉर्डिंग टू बुक जो है वो आंसर आ रहा है, और ये आ गया आपका 3,38,000। चलिए, दूसरा देखें तो 30 65 65 65 95 93 कुछ आना चाहिए, ठीक है। 93, ओके, ठीक है। मतलब कैसे 30 35 65 हो गया, 65 में आप डायरेक्ट 30,000 जोड़ें तो 95, 2,000 आपने ज़्यादा जोड़ दिए तो माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 93,000, ये आ गया। और ये 58,000, ये भी मिला लीजिए, ठीक है, ये आ गया। इस तरह से ये आपका सवाल हो गया, और बस आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल गए इसमें। आ रहा समझ में। तो ये जो है इस तरह आपको सम्स करने हैं, मैं समझता हूँ कुछ भी टफ नहीं है। अच्छा, चूँकि ये इनकम टैक्स है तो ये आपको ना कुछ इसमें डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है, बस आप जो है क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है ये।
चलिए स्टेटमेंट बनाना अच्छा। और जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो नीचे आप नोट के नाम से ये बातें भी लिख सकते हैं कि ये जो इनकम इनके लिए टैक्सेबल है तो क्यों है क्यों नहीं है, इस तरह की बातें आप 4-6 नोट्स दे दीजिए तो थोड़ा सा ठीक लगता है। ऐसा लगता है कॉपी चेक करने वाले को कि आपने अकल दौड़ाई है, वहाँ पर आपने पढ़ाई की है, मतलब आप वाकिफ़ हैं, जानकार हैं कि इनकम टैक्स के प्रोविज़न्स क्या हैं और उस तरह से आपने उसको सॉल्व किया। ठीक है, इसलिए नीचे नोट्स के नाम से आप ज़रूर लिख दीजिए नोट नंबर 1, 2, 3 कि ये एसएससी इसके लिए टैक्सेबल होगा, इसके लिए नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम बाहर की है, इंडियन इनकम एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड होती है। ये सारी बातें जो आप जानते हैं, लेकिन लिखना वही है जो क्वेश्चन से रिलेवेंट हो। ठीक है, ये नहीं कि हम टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन कर और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन समझा रहे हैं उसको नीचे नोट के नाम पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चलिए फिर अगला है, अब आप समझिए कि किस तरह से। नेक्स्ट लिखा है इंग्लैंड की, ये आपकी 14th क्वेश्चन है मिस्टर रूपेश मित्तल वाला। ठीक, तो मैं समझता हूँ आप फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन भी सॉल्व करते आपसे बन गया तो बनेगा। अब पॉइंट्स को आप समझिए। मिस्टर रूपेश मित्तल का क्वेश्चन है, इंग्लैंड की कंपनी के ऋण पत्रों पर ब्याज जो भारत में प्राप्त हुआ। अब कंपनी भले विदेशी है लेकिन इंटरेस्ट जो है वो तो इंडिया में मिल रहा है, तो रिसीव्ड इन इंडिया होगा, तो रिसीव्ड इन इंडिया हुआ तो बस तीनों पे टैक्सेबल हो जाएगा, ऑर्डनरी, नॉट ऑर्डनरी और नॉन रेसिडेंट पे, तो ये 26,000 तीनों पर। फिर मिस्टर फिलिप जो अनिवासी हैं को भारत में व्यापार करने के लिए दिए गए ऋण पर प्राप्त हुए थी, बिल्कुल लास्ट वाली की तरह हैं। तो अब मिस्टर फिलिप जो है वो अनिवासी हो या साधारण हो या निवासी हो, इनकम टैक्स पर्पज से वो मीनिंग लेस हो जाएंगे क्योंकि उनके निवासी से फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि जब टीडीएस की बात होती है तब थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, अदरवाइज जो है चूँकि भारत में प्राप्त हो रहा है तो ये तीनों प्रकार के करदाता के लिए जो इंटरेस्ट जो है वो इनकम है और एसएससी को मिल रहा है तीनों ही कंडीशन में, इंडिया में मिल रहा है तीनों ही कंडीशन में टैक्सेबल होगा 15,000। फिर जर्मनी में चल रहे व्यापार में प्राविधिक सेवाएं ना, टेक्निकल सर्विसेज प्रदान करने के प्रतिफल में मिस्टर कैलाश जो भारत के निवासी हैं उनसे जर्मनी में प्राप्त रॉयल्टी, तो उन्होंने रॉयल्टी मतलब क्या है, अधिकार शुल्क। यदि आप फर्स्ट ईयर में है ये चैप्टर रॉयल्टी करके, तो ये एक प्रकार का किराया है यानी इनकम है। ये रॉयल्टी क्या हो जाएगी, जर्मनी में रिसीव्ड हुई है, जर्मनी में अर्न और रिसीव्ड बाहर ही हो रही है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो है फर्स्ट के लिए टैक्सेबल होगी। अगला, लंदन में व्यापार कर रही एक भारतीय कंपनी से प्राप्त फीस जो लंदन में प्राविधिक सेवाएं प्रदान करने के प्रतिफल में हैं, जो कंपनी द्वारा भारत में उसके बैंक अकाउंट में सीधी जमा कर दी गई, जैसा भी आपको बताया था। ठीक है, तो बस डायरेक्ट अकाउंट में जमा कर दिए तो आउटसाइड अर्न है, रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी, तो रिसीव्ड इन इंडिया हुआ मतलब तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। आ रहा समझ में? चलिए फिर 15th क्वेश्चन है, मिस्टर पुष्पेंद्र असेसी का नाम है, लिखा है इंग्लैंड विकास पत्र का ब्याज, जैसे इंडिया में चलते ना पोस्ट ऑफिस में आपके विकास पत्र इन्वेस्टमेंट है एक तरह का, तो इंग्लैंड के विकास पत्र पर प्राप्त ब्याज 50,000 रुपये, जिसमें से 1/5 जो है वो भारत में प्राप्त किया गया। अब देखिए पहले तो 50,000 का 1/5 निकाल लीजिए, कितना आएगा 10,000, सिंपल 50,000 इंटू 1/5 किया, कैंसिल किया 10,000 आ गया। तो ये 10,000 जो है यहाँ 50,000 जो है इंग्लैंड वाला है, तो ये आउटसाइड अर्न आउटसाइड रिसिप्ट, मतलब आउटसाइड अर्न आउटसाइड रिसिप्ट कितना है 40,000। क्लियर? तो ये पहले के लिए 40,000 टैक्सेबल हो गया। फिर 10,000 कितना इंडिया में रिसीव हुआ है, तो 10,000 ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। तो फर्स्ट के लिए टोटल कितना टैक्सेबल हो गया 40,000 प्लस 10,000, दैट मीन्स 50,000। तो फर्स्ट एसएससी के लिए टैक्सेबल होगा 50,000। सेकेंड और थर्ड के लिए कितना होगा, अच्छा यहाँ पे इंडिया में रिसीव कितना है 1/5 यानी 10,000, तो सेकंड और थर्ड के लिए कितना टैक्सेबल होगा 10,000। क्लियर है? इसको एक बार फिर से समझिए। ठीक है, देखिए 50,000 का 1/5 जो है दैट मीन्स 10,000 इंडिया में रिसीव हुआ,
तो 40,000 कहाँ हुआ, इंडिया के बाहर। ये 40,000 किसके लिए टैक्सेबल होगा, सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। 10,000 जो कि इंडिया में रिसीव हुआ है, ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। क्लियर। तो फर्स्ट जो असेसी है आपका, फर्स्ट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो उसके लिए टोटल कितना हो गया, 40,000 एंड 10,000, दैट मीन्स 50,000। 50,000 रुपये पहले वाले कॉलम में लिख देंगे, सेकंड और थर्ड में कितना लिखेंगे, 10,000 10,000। क्यों, क्योंकि इंडिया में रिसीप्ट कितना हुआ है, 10,000। ठीक है, चलिए। वैसे लग रहा होगा ना कि आसान है, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, बस आपको लॉजिक पता हो, रूल्स पता हो तो सब आसान है। ठीक। फिर लिखा अमेरिका में कृषि से आय वहाँ प्राप्त की गई, फिर भारत भेजी गई। तो वही, कोई भी आय इनकम भारत में भेजने से, जब तक कि वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट ना की गई हो, भारत में भेजने से भारत की आय नहीं हो जाती। तो ये अच्छा, और अमेरिका में कृषि आय हो चाहे कोई भी आय हो, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम ही एग्जेम्प्टेड है, कर मुक्त है। कर मुक्त के लिए आप क्या वर्ड, टर्मिनोलॉजी प्रॉपर यूज क्या करेंगे, एग्जेम्प्टेड। क्लियर है, ये टैक्स फ्री नहीं बोलेंगे। सामान्य बोलचाल में टैक्स फ्री बोल दिया जाता है, लेकिन चूंकि अब आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे, एग्जेम्प्टेड। क्लियर है, EXEMPTED, एग्जेम्प्टेड या एग्जेम्प्ट है ये। क्लियर है ये। तो इस तरह से जो अमेरिका में कृषि से आए हैं, तो अमेरिका में कृषि आय जो है वो एग्जेम्प्टेड तो होगी नहीं, अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अब एग्रीकल्चर इनकम है या कुछ नहीं दिया है, इंडिया से भी कंट्रोल नहीं हो सकती कि अमेरिका में जो कृषि हो रही है वो इंडिया से कंट्रोल हो रही हो, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये क्या माना जाएगा, आउटसाइड अर्न आउटसाइड रिसीव्ड। तो 81,000 सिर्फ फर्स्ट के लिए टैक्सेबल है। फिर वहाँ प्राप्त की, फिर उसके बाद भारत में भेज दी, भारत में भेजने से कोई आय, भारत की आय नहीं हो जाती। क्लियर है। तो इस तरह से सिर्फ फर्स्ट के लिए टैक्सेबल है। नेक्स्ट है कनाडा की संपत्ति से आय जो विदेश में प्राप्त की, तो 40,000 बाहर, आउटसाइड एंड आउटसाइड रिसीव्ड, सिर्फ फर्स्ट के लिए टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद में लिखा है युगांडा के व्यापार किया जो दिल्ली से नियंत्रित है। अब देखिए, और उसमें से 45,000 और उसमें से 25,000 भारत में प्राप्त किए गए। अब देखिए यहाँ पे इंडिया आउटसाइड अर्न है, आउटसाइड रिसीव्ड और जिसमें से कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। तो ये 45,000 किसके लिए, फर्स्ट टू के लिए टैक्सेबल होंगे। 45,000 इस 45,000 में वो 25,000 भी शामिल हैं जो इंडिया में रिसीव किए गए। क्लियर। तो 45,000 और थर्ड के लिए नॉन रेसिडेंट के लिए उसमें से सिर्फ 25,000 जो है वो टैक्सेबल होंगे जो इंडिया में रिसीव किए गए। क्लियर। तो आपके अमाउंट में क्या लिखेंगे, 45,000 देन 25,000। नेक्स्ट, एक घरेलू कंपनी द्वारा भुगतान किया गया सकल लाभांश विदेश में प्राप्त किया गया, 40,000। पहले तो ये घरेलू कंपनी क्या, अच्छा, घरेलू कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्टेड होता है। बीच बीच में कभी किसी असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल भी होने लगा था, लेकिन अभी फिर जो है वो एग्जेम्प्टेड है, कर मुक्त है। अब ये डोमेस्टिक कंपनी क्या, तो डोमेस्टिक कंपनी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है घरेलू कंपनी का कि जो घरेलू कामकाज, झाड़ू पोंछा बर्तन इस तरह का काम कर रहे हैं तो वो घरेलू कंपनी हो गई, ये बिल्कुल भी नहीं, मीनिंग इसकी बिल्कुल भी नहीं है। तो घरेलू कंपनी यानी क्या, तो ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन इंडिया में हुआ हो, जिसके मेंबर शेयर होल्डर्स हों या फिर डिवेंचर होल्डर्स हों, उनके रजिस्टर इंडिया में उस कंपनी के हेड ऑफिस में रखे जाते हैं, और इंडिया में हेड ऑफिस भी होना ज़रूरी है उसका। और उसका जो मीटिंग्स रहती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स, AGM जिसको कहते हैं, या अदर मीटिंग्स भी वो इंडिया में होती हैं, तो ये कहलाती हैं घरेलू कंपनी। ठीक है। एक विदेशी कंपनी भी घरेलू कंपनी कहला सकती है यदि उसका हेड ऑफिस इंडिया में हो और इस तरह की मीटिंग रजिस्टर के जो भी प्रोविजंस है वो इंडिया में हो रहे हों, फॉलो कर रहे हों, तो वो विदेशी कंपनी भी घरेलू कंपनी कहलाती है। घरेलू कंपनी की मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि जो घरेलू कामकाज करवा रही है। ठीक है। उनके वर्क क्या हो वो एक अलग मैटर हो सकता, अदरवाइज ये घरेलू का मतलब वैसा घरेलू से नहीं है। ठीक है।
तो घरेलू कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी का जो डिविडेंड है वो क्या है, एग्जेम्प्टेड। तो बस आप लिख दीजिए एग्जेम्प्टेड 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 तीनों कॉलम में। नेक्स्ट है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, भाई पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया। तो ये आय नहीं बल्कि क्या है, बचत है। आकारारोपित है भूतकाल की, भूतकाल है ना, पास्ट टाइम की। तो ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगी क्योंकि आय नहीं बल्कि बचत है। नेक्स्ट है चेन्नई के व्यापार क्या है, जो लंदन से कंट्रोल है। अब देखिए चेन्नई तो हमारे इंडिया में ही है, तो इंडिया में अर्न की गई तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो। फिर भले वो लंदन से कंट्रोल हो रहा हो या फिर कनाडा से, यूएस से, फ्रांस से, जापान से, कहीं से भी, ठीक है, तो वो टैक्सेबल तीनों के लिए, क्योंकि वो चेन्नई इंडिया में और अर्न कहाँ हुई है, इंडिया में। नेक्स्ट भारत में भवन की बिक्री से लाभ जिसे श्रीलंका में प्राप्त किया गया। तो जो बिल्डिंग थी 18,000 अमाउंट है, तो ये बिल्डिंग थी, ये तो इंडिया में है, अर्न कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। तो इंडिया में अर्न, आउटसाइड रिसीव, तीनों के लिए टैक्सेबल है, भले वो श्रीलंका में प्राप्त किया गया। क्लियर है ये। तो इस तरह से आपको आप अपने बुक के सेक्रेटरी सर की बुक के आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो हैं वो बुक में सॉल्व हैं, आपके माइंड में सॉल्व नहीं हुए हैं अभी, ठीक। इसलिए पहले एग्जाम्पल देखिए, कुछ खास आपको लगता है तो जो आप नोट डाउन कीजिए उसको कि हाँ ये बात है, या जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब तो आपको लगेगा कि अच्छा अच्छा ये इस तरह से सॉल्व करना है। तो आप पहले थ्योरी पढ़िएगा उस चैप्टर की, रेजिडेंशियल टैक्स लायबिलिटी की, फिर आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, फिर आप एक्सरसाइज पर जाइए, और इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत आसान है। क्लियर है ये। चलिए, तो इस तरह से ये आई थिंक आपसे बनेगा। और एक और है इसमें डेज काउंट करने वाला, तो वह भी आपको बता देंगे, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं कि एसएससी कितने दिन भारत में रहा। वो बेसिक कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन ये तो पता ही है आपको, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट हम जो करेंगे 5 हेड हैं जो आपके, इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। ये पांचों हेड में हम स्टार्ट करेंगे, बनी सी बात है, स्टार्ट से स्टार्ट होगा, यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे हम इनकम फ्रॉम सैलरीज से, वेतन से आय। चैप्टर बड़ा है इनकम फ्रॉम सैलरीज, और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस भी दिए हैं, कैलकुलेशंस भी आएंगे आपको, अलाउंस का कैलकुलेशन है, परक्विजिट्स का कैलकुलेशन है, लेकिन सीक्वेंस में ही करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अपन हाउस प्रॉपर्टी से स्टार्ट करें फिर कैपिटल गेन पे आ जाएं, बिजनेस प्रोफेशन ड्रॉप कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक। सीक्वेंस में हम चलेंगे, ठीक। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आप करिए इनके न्यूमेरिकल्स करिए सेक्रेटरी सर की बुक से, ठीक। ओके, थैंक यू।